वालेकुम। आज हम लोग ये कोड नंबर कोड नंबर 15 डिस्कस करने लगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसमें सबसे पहले अब हम हार्मोनल कंट्रोल को देखें तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और वहाँ से हमारे पास एफएसएच और एलएच को रिलीज कराना होता है उन्होंने। अब एफएसएच और एलएच के हम फंक्शंस को देखेंगे कि वो आगे किस तरह यानी फॉलिकल्स की ग्रोथ और मैचुरेशन में किस तरह रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम एफएसएच को देखते हैं। एफएसएच जैसे कि हमें नाम का पता है इसका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो इसने फॉलिकल्स की ग्रोथ करानी होती है। जिस तरह ये पहले प्राइमरी फॉलिकल्स और फिर इस तरह पहले प्राइमोडियल फॉलिकल और फिर प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कराते हैं। आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अगर अभी मैं बता देता हूँ दोबारा कि ये प्रिमोडियल फॉलिकल जो होते हैं इसमें हमारे पास एपिथेलियम सिंपल स्कैमस होती है और वो सराउंड कर रही होती है प्राइमरी ओसाइट को। और इसके अलावा जब वो प्राइमरी फॉलिकल की बात करें तो हमारे पास जो सिंपल स्कैमस एपिथेलियम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास सिंपल कोलामेनर एपिथेलियम में, पहले कोबाइडल में और फिर कोलामेनर में अभी कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जब हम सेकेंडरी फॉलिकल की बात करें तो उसमें हमारे पास फॉलिकुलर फ्लूइड भी आ जाता है और उसके अंदर हमारे पास जो कोलामेनर एपिथेलियम ही होती है फॉलिकुलर फ्लूइड आ जाता है और उसका साइज पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम मज़ीद डिस्कस करें तो आगे हमारे पास अब हमने हार्मोनल इसका इन्फ्लुएंस देख लिया है एफएसएच के लिहाज से। अभी हम आगे एलएच के लिहाज से देखते हैं। इसकी बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं आगे जब मूव करता हूँ इस डायग्राम के ऊपर, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जिस तरह एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है इन हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस के साथ, उसको यहाँ पर ग्राफ में अच्छी तरह डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है कि किस हार्मोन की कब कब सर्ज आती है और किस तरह वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास साइकिल स्टार्ट होता है और हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट हो रही हो स्टार्ट हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर रिलीज हुए थे हार्मोन्स एफएसएच और एलएच, और वो यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं कि सबसे पहले एफएसएच होता है। एफएसएच हमारे पास फॉलिकल्स को ग्रो करा रहा होता है और फॉलिकल्स की ग्रोथ जब हो रही होती है तो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स हमारे पास एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन की इंक्रीज करने की कॉज बनते हैं। और उसके बाद जो ग्रोइंग एस्ट्रोजन जो होता है ये हमारे पास दोबारा स्टिमुलेट करता है ये गोनाडोट्रोफिन यानी हाइपोथैलेमस को, और वहाँ से दोबारा रिलीज होते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स और वो मजीद दोबारा एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और उसके बाद वो दोबारा अब एफएसएच के बजाय वो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं एलएच, और इस वजह से हमारे पास जो अब वो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन को इंक्रीज़ करते हैं और एस्ट्रोजन मजीद एलएच को इंक्रीज़ कराता है। इस वजह से हमारे पास एलएच की सर्ज आती है एट द डे अप्रॉक्सीमेटली 14। तो डे 14 पे हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ओ साइट की रिलीज़ होती है। और ये हम लोग इसमें ये भी डिस्कस अब कर चुके हैं कि ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन कैसे होता है, यानी ये ओवुलेशन का जो प्रोसेस था वही एलएच की सर्च से होता है और एलएच की सर्च कैसे आती है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। और उसके बाद अब आगे नेक्स्ट देखें तो अपने यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करनी है, वो ये कि हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन फंक्शन और उसकी फेट क्या होती है। अब सबसे पहले जब ये ओवेरियन फॉलिकल, जो ये सारे फॉलिकल्स होते हैं हम इनको कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल हैं, फिर इनकी ग्रोथ होती है। और उसमें यह है कि जो ओवेरियन फॉलिकल आफ्टर द रिलीज ऑफ ओसाइट हम इसको कहने लग जाते हैं यानी कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम बनाने में जो रोल प्ले करता है वो एलएच की सर्जरी करती है। एलएच ने ओवुलेशन करवानी होती है और ओवुलेशन जब हो जाती है तो इसको कॉर्पस लूटियम करने लग जाते हैं। अब कॉर्पस लूटियम के आगे हम लोगों ने अभी इसका फॉर्मेशन देख ली। अब इसका फंक्शन ये होता है कि इसने हमारे पास दो हार्मोन्स रिलीज करने होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, लेकिन बेसिक ज़्यादा इसका रोल है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का होता है। जैसे कि ग्राफ में देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का ज़्यादा इंक्रीज़ है और एस्ट्रोजन का कम इंक्रीज़ है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं ये हमारे पास एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को मजीद प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ के साथ ये इनिबिट करते हैं यहाँ पर गोनाडोट्रोफिन यानी हाइपोथैलेमस को इनिबिट करते हैं कि मजीद गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनाना। इसकी वजह से यही कि एफएसएच और एलएच की जो अमाउंट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और फिर यही है कि जब ये साइकिल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो जब यानी जो एलएच और एफएसएच की जो रिलीज थी उसको प्रमोट करा रहे थे, अब वो नहीं यानी अब सॉरी इनहिबिट करा रहे थे, तो अब वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जाके इनहिबिशन भी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनहिबिट कर रहे थे, इसके साथ एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है कॉर्पस लूटियम से, उसे कहते हैं इनहिबिन। और इनहिबिन भी एफएसएच और एलएच की जो यानी इनहिबिशन है उसको मजीद प्रमोट करता है, यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लाइक रोल प्ले करता है और एलएच और एफएसएच की रिलीज को इनहिबिट करता है इनहिबिन। जब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स इनहिबिट हो गए हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो कॉर्पस लूटियम है वो यानी एलएच और एफएसएच अब खत्म हो गए हैं, तो एलएच
कम होने की वजह से कॉर्पस लुटियम भी अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सॉरी डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो कॉर्पस लुटियम जब डीजनरेट होता जाएगा तो इससे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और इस तरह इनहिबिन वो सारे भी कम होते जाएंगे, और इस तरह ये है कि ख़त्म होते जाएंगे, और फिर ये है कि इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस हो रहा था हार्मोनल वो खत्म हो जाएगा, और फिर ये इनिशियल फेज पे दोबारा पहुंच जाएंगे, यानी दोबारा वो है कि इनिबिशन खत्म हो जाएगी गोनाडोट्रोफिन्स के ऊपर, और दोबारा से गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और ये दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब हमने देख लिया कि हार्मोनल कंट्रोल कैसा होता है। उसके बाद हम चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। सबसे पहले हमने इसको डिफाइन करना है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी फेजेस की बात करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वो पीरियड है जिसमें हमारे पास सिर्फ 3 काम होते हैं। एक ये कि फॉलिकल्स की ग्रोथ होनी है, सेकंड ये कि फॉलिकल्स में से ओसाइट होता है, ओसाइट होना है, उसकी ओवुलेशन होनी है, और थर्ड स्टेप ये कि हमारे पास वो जो ओसाइट होगा वो उसकी हमारे पास यानी यूट्राइन ट्यूब के अंदर एंटर होना है। उसके लिए हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ओसाइट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद अब हम लोगों ने इसमें देखना है कि इसके फेजेस क्या होते हैं। अब फेजेस की बात करें तो ये हमारे पास 4 फेजेस आते हैं इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के। डे वाइज हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है कि कितने कितने डेज की रिवीजन है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज के अगर हम डिस्कस करें तो मेंस्ट्रुअल फेज में इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एंडोमेट्रियम जो अपने पहले फुल ग्रोथ गेन कर चुकी होती है वो डीजनरेट हो रही होती है, और इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज में वो डीजनरेशन खत्म होती है, और एफएसएच एलएच के इन्फ्लुएंस की वजह से एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, और इसमें यह है कि ग्लैंड्स वगैरह का नंबर इंक्रीज होता है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव के बाद हमारे पास ल्यूटियल फेज आती है, और ल्यूटियल फेज में हमारे पास क्या होता है कि एक तो ओवुलेशन हुई है, और उसमें यह है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ग्लैंड्स में हमारे पास ये है कि ग्लैंड्स का नंबर इंक्रीज करेगा, ग्लैंड्स का एक किस्म का साइज इंक्रीज करेगा, और ग्लैंड्स एक में जो सिक्रीशन होंगी वो इंक्रीज करेंगी। और उसके बाद लास्ट फेज में हमारे पास डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई। वो ये है कि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होता है या नहीं होता। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर वो यही कि डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और वो जाइगोट वगैरह बन के आगे इम्प्लांटेशन हो जाती है, और फीटस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एंडोमेट्रियम होगी वो स्कीमिक फेज में चली जाएगी, और स्कीमिक फेज में जाते होते यहाँ पर उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो ब्लड होता है वो भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो कंटिन्यू करता है टुवर्ड्स द मेंस्ट्रुअल फेज, और फिर ये मेंस्ट्रुअल फेज अपनी कंप्लीट कर लेता है 3 to 5 डेज के अंदर। और फिर इसमें यह है कि जो ब्लड लॉस होता है वो ये वैल्यूज़ आप लोगों ने याद कर लेनी है बस। हमारे पास पॉइंट रह गया मिचेल्स मर्ज पेन क्या होती है। इसमें यह है कि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से यूट्राइन वाल को स्ट्रेच पड़ता है, और इस वजह से अब्डोमिनल पेन होती है, और लोअर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है।